गुड मॉर्निंग। मैं ज्योति देवल, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। कल के लेक्चर में हमने अरस्तू के दासों के प्रकार को समझने का प्रयास किया था। अरस्तू के अनुसार दास जो हैं वो दो प्रकार के हैं, स्वाभाविक और वैधानिक दास। आज हम देखेंगे अरस्तू के दासता सिद्धांत की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल्स थ्योरी ऑफ स्लेवरी। अरस्तू के जो दासता संबंधी विचार हैं उसकी आलोचना जो है वो निम्न आधार पर की जाती है। सबसे पहला जो है वो है कि दास प्रथा जो है वो अप्राकृतिक है। अरस्तू जो है वो ये मानते हैं कि दास प्रथा जो है वो प्राकृतिक है। प्रकृति जो है वो मनुष्यों में विभिन्नता करती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं और कुछ मूर्ख होते हैं। तो जो मूर्ख हैं वो दास बनने के योग्य हैं और जो बुद्धिमान हैं वो स्वामी बनने के योग्य हैं। लेकिन यदि उसके अरस्तू के इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए कि दासता और स्वामित्व के तत्व व्यक्तियों में जन्मजात हैं, तो व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती है कि ये निश्चय जो है वो किस प्रकार किया जाए कि कौन कौन से गुण वाले व्यक्ति जो हैं वो दासत्व के गुण लेकर पैदा हुए हैं, कौन स्वामित्व के गुण लेकर पैदा हुए हैं। इस तरह से हम किस तरह से दास और स्वामी में चयन करेंगे, इसका आंसर जो है वो अरस्तू हमें नहीं देता है। दूसरी जो आलोचना का पॉइंट है वो है मानव समूह का विभाजन संभव नहीं है। अरस्तु ने जो दास प्रथा का प्रतिपादन किया उसको औचित्यपूर्ण करने के लिए उसने ये मान्यता कही कि मानव समूह जो है गुण और योग्यता से उच्च वर्ग और बुद्धिहीन जो है वो निम्न वर्ग में विभाजित किया जा सकता है। किंतु मानव समूह को किस प्रकार दो भागों में विभाजित करना है कि ये योग्यता और गुण से हीन है, ये संभव नहीं है। तीसरी जो आलोचना का विषय है वो है विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। यदि अरस्तू के कथनानुसार मानव समूह को दो वर्गों में विभाजित कर भी दिया जाए तो किस व्यक्ति को किस वर्ग में रखा जाए, इसका क्या मापदंड हो, ये इसके बारे में अरस्तू हमें कोई भी क्लू नहीं देता है। जैसे कि प्रकृति स्वस्थ व पुष्ट शरीर जो है वो दासों को देती है और दुर्बल शरीर किंतु विवेक युक्त मन जो है वो स्वामी को देती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके पास स्वस्थ शरीर भी और विवेकशील प्राणी भी हो तो फिर वो कहाँ कौन दास होगा या स्वामी होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। चौथी जो आलोचना का पॉइंट है वो है अनुदारवादी धारणा। अरस्तू की मान्यता है कि प्राकृतिक दास में केवल अत्यंत इतनी सीमित बुद्धि होती है कि सिर्फ वो अपने दासता के कर्तव्यों को ही समझ सकते हैं। ये बहुत ही गलत मान्यता है। दासों को पशुतुल्य मानकर और उनके कार्यों में पूर्ण समानता देखने का प्रयत्न करके उसने अत्यंत ही अनुदारता का परिचय दिया है। इस मत के विरुद्ध में बारकर ने लिखा है, यदि दास से किसी एक भी बात में मनुष्य जैसा व्यवहार किया जाए जैसा सभी बातों में अरस्तु के साथ मानवोचित व्यवहार किए जाने की दुहाई देता है, तो कोई कारण नहीं कि सभी बातों में उसके साथ मानवोचित व्यवहार नहीं किया जाए। नेक्स्ट जो आलोचना का पॉइंट है वो है विरोधाभास से परिपूर्ण धारणा। अरस्तु जो है उसकी धारणा जो है वो विरोधाभासी दिखती है। एक तरफ तो अरस्तु कहता है कि राज्य का उद्देश्य मनुष्य को श्रेष्ठ जीवन प्रदान करना है और दूसरी ओर वह कुछ व्यक्तियों को श्रेष्ठ जीवन से वंचित करता है। ये दासता को प्राकृतिक बताता है, दूसरी तरफ वह दासता से मुक्ति की भी मिल सकती है। एक तरफ वह दास को स्वामी का अंग और आश्रित बताता है उस पर, दूसरी तरफ ये मानता है कि स्वामी का अस्तित्व दास पर आधारित कदापि नहीं है। तो ये विरोधाभास जो अवधारणा है इसके कारण भी अरस्तु के दासता संबंधी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आलोचना का वो है जातीय अहंकार का प्रतीक। अरस्तु जो है वो कहते हैं कि जो यूनानी जो है वो जन्म कुलीन और प्राकृतिक श्रेष्ठता के कारण यूनानी जो है वो कभी भी दास नहीं बनाए जा सकते। बाकी सभी जो जाति हैं वो दास बन सकती है। तो इस प्रकार की जो घोषणा है वो अरस्तु के जातिगत अहंकार से परिपूर्ण लगती है। ऐसा एक व्यक्ति वही ऐसे अनाउंस कर सकता है जो कि जिसमें अपने जाति के प्रति बहुत ज़्यादा अहंकार भरा हो। नेक्स्ट जो आलोचना की जाती है वो की जाती है कि सौदेश्यता सिद्धांत के प्रतिकूल है। अरस्तु के दासता संबंधी जो विचार हैं उसके सौदेश्य सिद्धांत से भी मेल नहीं खाते, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जो है वो किसी न किसी श्रेष्ठ उद्देश्य की उपलब्धि के लिए होता है। अच्छाई को प्राप्त करने की क्षमता व्यक्ति में छिपी हुई है
और दासता के जंजीरों में जकड़े जाने पर भी व्यक्ति अपने निहित विकास की क्षमता को उपयोग नहीं कर पाता है। अतः अरस्तु का जो सौदेश्यता के सिद्धांत पे आधार पर दासता को प्राकृतिक नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट जो आलोचना का पॉइंट है वो है कि ये अव्यवहारिक है। अरस्तु जो है कि जो दासता संबंधी विचार है वो व्यवहारिकता की कसौटी पर भी पूरे नहीं होते। अगर ये मान लिया जाए कि दासता और स्वामित्व के तत्व व्यक्तियों में जन्मजात हैं तो व्यवहारिक कठिनाई उपस्थित हो जाती है कि ये किस प्रकार निश्चय किया जाए कि कौन से व्यक्ति में दासता के गुण हैं, दास के गुण हैं और कौन से व्यक्ति में स्वामी के गुण हैं। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है कि अलोकतांत्रिक सिद्धांत है। लोकतंत्र के दो आधार स्तंभ हैं, स्वतंत्रता और समानता। इन दोनों के विपरीत ये सिद्धांत है। ये मानव के दासों को स्वतंत्रता और समानता जो है उससे बिल्कुल ही वंचित करता है। नेक्स्ट जो इसकी आलोचना का है वो है अवैज्ञानिक सिद्धांत है। इसका जो आलोचना की जाती है वो कहते हैं कि राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान स्वरूप देने के लिए अरस्तु ने दास प्रथा का उचित पोषित कर विज्ञान के उज्जवल मस्तक पर कालिमा पोत दी। अरस्तु ये मानता है कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मूर्ख होते हैं, परंतु इस वैज्ञानिक तथ्य की अवहेलना करता है कि अच्छे वातावरण, उचित परिस्थितियों तथा सही शिक्षा से जो मूर्ख व्यक्ति है उसको भी बुद्धिमान बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो लास्ट जो आलोचना की जाती है वो ये है कि ये अतार्किक सिद्धांत है। अरस्तु ये मानता है कि दास और स्वामी के संबंध मित्रतापूर्ण होने चाहिए, किंतु वह भूल जाता है कि मित्रता जो है वो सामान्यतः समान स्थिति वाले लोगों में ही हो सकती है, असमान स्थिति वालों में नहीं। निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि दासता विषयक अरस्तु के विचार अत्यंत अवैज्ञानिक, असंगत और मानवता विरोधी हैं। मैक्सी ने तो दास प्रथा के विवरण के कारण अरस्तु की पॉलिटिक्स को ही अवैध करने की सिफारिश की। मैक्विलन जो है वो कहते हैं कि यदि हम इस सिद्धांत का जीवन के तथ्यों और स्वयं अरस्तु के तर्कों के आधार पर मूल्यांकन करें तो इसका पूर्ण रूप निसारण स्पष्ट हो जाता है। थैंक यू सो मच।